दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है और साथ ही प्लान करना होता है इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, तो ज़्यादातर लोग पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास पीपीएफ के कई सारे विकल्प मौजूद है, अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट और साथ में टैक्स प्लानिंग के लिए सिर्फ पीपीएफ ही क्यों? ईएलएसएस क्यों नहीं, एनपीएस क्यों नहीं, यूलिप क्यों नहीं, या फिर एनएससी या बैंक एफडीज क्यों नहीं? देखिए, ज़्यादातर लोग पीपीएफ में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसका कारण जो मुझे समझ आता है वो है लैक ऑफ रिसर्च। जब हम अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो हम अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई स्मार्टफोन भी खरीदना होता है तो हम कम से कम 2 या 3 स्मार्टफोन को शॉर्टलिस्ट करके उसका कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद ही कोई स्मार्टफोन फाइनलाइज करते हैं। पर बात जब इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग की आती है तो हम इतना प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते हैं, अपने अवेलेबल ऑप्शंस को अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं और हम अपनी ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस लेते हैं अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर से, जिन्हें शायद खुद भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। देखिए, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पीपीएफ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैं तो खुद ये मानता हूँ कि पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर ये सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप पीपीएफ के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। और ऐसे ही एक ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसका नाम ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ईएलएसएस और पीपीएफ का एक डिटेल कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर से देखना। साथ ही आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि टैक्स प्लानिंग के लिए आप कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री डीमेट अकाउंट विद 0 मेंटेनेंस चार्जेस फॉर 1 ईयर, वो भी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। और इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है ये आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे अलग अलग एडवांटेज मिलेंगे। तो देर ना करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस कंपैरिजन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट किए, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है रिस्क। तो देखिए, पीपीएफ का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर ये कहीं कि रिस्क होता ही नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्कीम है। वहीं पर ईएलएसएस इन्वेस्ट करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए इसमें शेयर मार्केट का रिस्क बना रहता है। तो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ एक बेटर ऑप्शन है। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय में उनको ज़्यादा रिटर्न मिले, साथ ही थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है, तो ईएलएसएस उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। और हम लोग का सेकंड पैरामीटर है रिटर्न। देखिए, पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और अभी ये 7.9% है। वहीं पर ईएलएसएस में आपको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये निर्भर करता है मूवमेंट ऑफ मार्केट पे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा। और फिर भी अगर आप किसी टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड के 5+ ईयर्स के रिटर्न को चेक करेंगे तो आपको 12% या उससे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ईएलएसएस में निवेश करना चाहिए। और हमारा थर्ड पैरामीटर है टैक्स ऑन रिटर्न्स, जिसका मतलब है कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको कितना टैक्स देना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीपीएफ पे मिलने वाले प्रॉफिट या रिटर्न पे आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर ईएलएसएस फंड में आपका प्रॉफिट अप टू 1 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। पर अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% का टैक्स प्रॉफिट पे देना होगा। पर फिर भी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो ईएलएसएस का ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ईएलएसएस का जो रिटर्न है वो पीपीएफ के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है। और हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है लॉक इन पीरियड। तो देखिए, पीपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स, यानी कि जो भी पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उससे आप 15 साल तक नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी आफ्टर 5 ईयर्स आपके पास एक ऑप्शन होता है पार्शियल विड्रॉ का। वहीं ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड होता है सिर्फ 3 साल, पर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 15 साल या उससे कम है तो आपको ईएलएसएस में निवेश करना चाहिए, या फिर आप पीपीएफ में वही पैसा निवेश करिए जिसकी ज़रूरत आपको अगले 15 साल तक ना पड़ने वाली हो। और हमारा फिफ्थ पैरामीटर है टाइम हॉरिजन, जिसका मतलब है कि आप किसी स्कीम में अपने पैसे को कितने समय के लिए निवेश करके रख सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, पीपीएफ में आपको मिनिमम 15 ईयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करना ही होता है। उसके बाद ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो अपने पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं
और अगर आप चाहे तो अगले 5 साल के लिए उसे फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। पर ELSS में ऐसा कोई टाइम होरिजन नहीं होता है, आपके पास सिर्फ एक 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप 3 साल के बाद जब चाहे तब अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप जितने समय के लिए चाहें उतने समय के लिए निवेश में बने भी रह सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। और हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वॉलेटिलिटी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, PPF एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, इसलिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहीं ELSS निवेश करता है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, तो इसमें मार्केट का रिस्क भी बना रहता है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसका मतलब है कि अचानक से कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है और अचानक से ही बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है। और हमारा 8th और लास्ट पैरामीटर है कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप PPF और ELSS दोनों ही स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन मंथली भी कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और PPF में आप मिनिमम 500 रुपीज़ से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं ELSS में आप SIP की मदद से अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में जितना चाहे उतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कंपैरिजन। अब सवाल ये है कि क्या ELSS PPF से एक बेटर ऑप्शन है? तो देखिए, एज अ टैक्स पेयर और एज अ इन्वेस्टर ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट गोल, फाइनेंशियल प्लान, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अलग होता है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपके सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट तो ऑलरेडी EPF में चला ही जाता है और PPF की तरह ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्कीम है जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और साथ ही कोई रिस्क नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें आपको इनकम टैक्स डिडक्शन का भी फ़ायदा मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, और इसमें मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। तो अगर आप भी अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना चाहते हैं तो ELSS PPF से कहीं बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ELSS या PPF। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे।